आज है 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय शेयर बाजार में क्या हुआ। इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ी खबरें, साथ ही बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जानते हैं एक ही वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज शेयर बाजार में सबसे दिलचस्प खेल आखिरी 30 मिनट में देखने को मिला, जहां दिन भर की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ और निफ्टी 50 करीब 25,700 के ऊपर टिक गया, जबकि सेंसेक्स लगभग 480 अंकों की बढ़त के साथ 83,295 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में शुरुआत में अच्छा जोश दिखा, लेकिन आखिरी मिनटों में बिकवाली का दबाव आ गया और मिड कैप इंडेक्स करीब 258 अंक टूट गया, जबकि बैंकिंग शेयरों ने बाजार को संभाल कर रखा और निफ्टी बैंक हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक हलचल भी काफी तेज रही, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फ्रॉड से जुड़ी खबरों के चलते शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। यूपीएल और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दबाव में रहे, जिससे बाजार में थोड़ी घबराहट का माहौल बना। वहीं दूसरी तरफ मोरपेन लैब्स और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसे शेयर पॉजिटिव खबरों के दम पर निवेशकों के फोकस में रहे और इनमें अच्छी तेजी देखने को मिली, जिससे कुछ सेक्टर में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहा। आईटी और कुछ बड़े शेयरों में लगातार तीसरे दिन कमजोरी बनी रही, जिससे बाजार की तेजी सीमित रही और ये साफ दिखा कि निवेशक अभी टेक सेक्टर को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार हरे निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन आखिरी आधे घंटे की मुनाफा वसूली ने ये दिखा दिया कि निवेशक पूरी तरह बेफिक्र नहीं है और तेजी के साथ सतर्कता भी बाजार की कहानी का अहम हिस्सा बनी हुई है। करेंसी मार्केट की बात करें तो आज रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 90.88 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र के मुकाबले करीब 10 पैसे की मजबूती दिखाता है और ये संकेत देता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा थोड़ा बेहतर हुआ है। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों और अमेरिकी टैरिफ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद भारतीय बाजार में पूरे दिन उत्साह बना रहा, लेकिन आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली ने तेजी की रफ्तार को थोड़ा ब्रेक लगा दिया। सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों ने बाजार को सपोर्ट दिया, जबकि आईटी, मेटल और रियल्टी शेयरों में दबाव देखने को मिला, जिससे बाजार में एक संतुलित और मिक्स तस्वीर बनी रही। आज डीआईआई ने करीब 1,417 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की, यानी घरेलू म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। वहीं एफआईआई और एफपीआई ने करीब 3,550 करोड़ रुपए की जोरदार नेट खरीदारी की, जो दिखाता है कि विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय बाजार को लेकर पॉजिटिव हैं। एनएसई ने निवेशकों को साफ चेतावनी दी है कि कुछ अनरजिस्टर्ड लोग और कंपनियां शेयर मार्केट में टिप्स और गारंटीड रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्कीम्स कानून के खिलाफ हैं और इनसे दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। एनएसई ने खासतौर पर राहुल दुदानी और यश इंटरप्राइज नाम की इकाई का जिक्र करते हुए कहा है कि ये लोग निवेशकों से ट्रेडिंग अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगकर उनके अकाउंट को हैंडल करने का ऑफर दे रहे हैं, जबकि ये ना तो एनएसई के सदस्य हैं और न ही किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के ऑथराइज्ड पर्सन हैं। एक्सचेंज ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई निवेशक ऐसे स्कीम्स में फंसता है तो वो पूरी तरह अपने जोखिम पर होगा और किसी भी विवाद की स्थिति में एनएसई के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम का फायदा नहीं मिलेगा। कॉपर की कीमतों में हाल ही में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि अमेरिका और चीन में कॉपर का स्टॉक तेजी से बढ़ गया है। जब बाजार में सप्लाई ज्यादा और मांग थोड़ी कमजोर होती है तो कीमतों पर दबाव आना स्वाभाविक है। इसलिए $13,000 प्रति टन के रिकॉर्ड हाई से गिरकर अब करीब $12,700 के आसपास आ गया है। लॉन्ग टर्म में कॉपर की कहानी अभी भी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई डेटा सेंटर, बिजली की बढ़ती खपत और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे ट्रेंड आने वाले सालों में कॉपर की डिमांड को सपोर्ट करेंगे। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश आउटलुक अभी भी कायम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में कॉपर की औसत कीमत करीब $12,125 प्रति टन रह सकती है और अगर चीन की मांग मजबूत लौटती है तो दूसरी तिमाही में फिर से $13,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इन्वेंट्री कम नहीं होती तब तक बड़ी रैली सीमित रहने की संभावना है। गोल्ड और सिल्वर में आज तेज उछाल देखने को मिला। गोल्ड करीब 1 से 2% ऊपर गया और सिल्वर करीब 5% तक चढ़ा। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने पर निवेशक सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं, इसलिए इनके दाम बढ़ रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। खबर है कि गुरुवार को दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर टॉक्स की अहम मीटिंग होने वाली है, जो तय करेगी कि आगे मिलिट्री एक्शन होगा या नहीं। इसलिए पूरी दुनिया की मार्केट इस पर नजर रखे हुए है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान से निकलने की एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि जो भी ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो उससे तुरंत वापस लौटें। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी गंभीर है और इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है।
एक और अहम खबर निवेशकों के लिए ये रही कि ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने डीपी चार्ज को लेकर चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि शेयर बेचते समय ब्रोकरेज के अलावा डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फीस भी लगती है, जिसे कई निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने बताया कि ज़ीरोधा में ये चार्ज करीब 13.5 रुपए प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स सेल वैल्यू का प्रतिशत चार्ज करते हैं, जिससे बड़े ट्रांजैक्शन में फीस सैकड़ों रुपए तक पहुंच सकती है और लंबे समय में ये लागत काफी बढ़ जाती है। इसलिए निवेशकों को सिर्फ ब्रोकरेज नहीं बल्कि कुल ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखकर ही ब्रोकर चुनने की सलाह दी गई है, क्योंकि छोटे छोटे चार्ज लंबे समय में बड़े नुकसान में बदल सकते हैं। भारत और फ्रांस ने डीटीएसी यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन में बदलाव के लिए एक नया अमेंडिंग प्रोटोकॉल साइन किया है, जिसका मकसद कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स जैसे नियमों को ज्यादा साफ और आधुनिक बनाना है, ताकि निवेशकों को टैक्स को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिल सके। सबसे बड़ा बदलाव कैपिटल गेन टैक्स में किया गया है, जहां अब किसी कंपनी के शेयर बेचने पर टैक्स लगाने का अधिकार उस देश को मिलेगा जहां कंपनी टैक्स रेजिडेंट है, यानी कंपनी किस देश में रजिस्टर है यही तय करेगा कि टैक्स कहां देना होगा। इस समझौते के तहत डिविडेंड टैक्स और टैक्स से जुड़ी जानकारी साझा करने के नियम भी अपडेट किए गए हैं, ताकि टैक्स चोरी पर लगाम लगे, पारदर्शिता बढ़े और दोनों देशों के टैक्स सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल बने। डोनाल्ड ट्रंप के नए 15% टैरिफ फैसले को लेकर ग्लोबल मार्केट में चर्चा जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय ऑटो पार्ट्स, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम सेक्टर पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इन शेयरों में घबराहट जैसी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कम है। असल वजह यह है कि अमेरिका में स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर पहले से करीब 50% आयात शुल्क लागू है और ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर करीब 25% टैरिफ पहले से जारी है, यानी इन सेक्टर्स के लिए टैरिफ कोई नई बात नहीं है। ये टैरिफ अमेरिका के सेक्शन 232 कानून के तहत लगाए गए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आयात पर टैक्स लगाने की अनुमति देता है। और क्योंकि ये कानून पहले से लागू था, इसलिए यूएस सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का इन सेक्टर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल के मुताबिक इन टैरिफ का सबसे ज्यादा असर चीन, वियतनाम, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को इन देशों से ऑटो और मेटल प्रोडक्ट्स का बड़ा निर्यात होता है, जबकि भारत की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से काफी कम है। रिपोर्ट के अनुसार भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर उत्पाद अब करीब 15% सामान्य टैरिफ दायरे में आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और पेट्रोलियम जैसे कई सेक्टर इससे बाहर रहेंगे। कुल मिलाकर भारत पर प्रभावी टैरिफ करीब 11 से 13% रहने का अनुमान है। इसलिए निवेशकों को घरेलू शेयर बाजार में बड़े झटके के बजाय ग्लोबल डिमांड और कमोडिटी कीमतों पर ज्यादा नजर रखने की सलाह दी जा रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में करीब 590 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जो बैंक की तीसरी तिमाही के 503 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट से भी बड़ा है। और इस खबर के बाद शेयर में करीब 20% की भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये फ्रॉड तब सामने आया जब हरियाणा सरकार से जुड़े अकाउंट्स में एक्चुअल बैंक बैलेंस और रिकॉर्ड्स में मिसमैच पाया गया और शुरुआती जांच में पता चला कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस कुछ खास गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट्स में ही हुए हैं, जिसके चलते 4 ब्रांच ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। बैंक ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को जानकारी दी है और केपीएमजी को इंडिपेंडेंट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया है, जबकि सस्पिशियस बेनिफिशियरी अकाउंट्स में फंड्स को लीन मार्क करने के लिए रिकॉल नोटिस भी जारी किए गए हैं, ताकि नुकसान कम किया जा सके। बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन ने कहा है कि ये मामला इंटरनल कोल्यूजन से जुड़ा है और सिर्फ एक ब्रांच और एक क्लाइंट ग्रुप तक सीमित है, सिस्टम लेवल फेलियर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी एम्पैनर्ड लिस्ट से हटा दिया है और डिपार्टमेंट्स को अकाउंट्स बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चल रही फ्रॉड जांच को लेकर कहा है कि ये मामला इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है, यानी पूरे बैंकिंग सेक्टर पर इसका बड़ा खतरा नहीं है और आरबीआई हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। मल्होत्रा ने साफ किया कि आरबीआई की पॉलिसी के तहत किसी इंडिविजुअल बैंक या रेगुलेटेड एंटिटी पर सीधे टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये मामला आइसोलेटेड है और इससे देश के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आउटलुक की बात करें तो यूबीएस और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक फ्रॉड का असर 2026 प्रॉफिट पर करीब 20 से 22% तक हो सकता है। हालांकि कैपिटल इम्पैक्ट सीमित रह सकता है, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि गवर्नेंस और ब्रांच लेवल कंट्रोल्स पर सवाल उठे हैं और जब तक ऑडिट पूरी तरह खत्म नहीं होता, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक पर दबाव बना रह सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बैंकों को कड़ी चेतावनी दी है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग अब भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध मानी जाएगी, यानी अगर बैंक ग्राहकों को गलत तरीके से इंश्योरेंस या अन्य प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि बैंकों को अपनी कोर बैंकिंग सर्विसेज जैसे डिपॉजिट और लोन पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर ग्राहक को इंश्योरेंस या निवेश प्रोडक्ट्स बेचने पर, क्योंकि इससे ग्राहकों का भरोसा कमजोर होता है और बैंकिंग सिस्टम की साख पर भी असर पड़ता है। आरबीआई ने मिस सेलिंग रोकने के लिए सख्त ड्राफ्ट नियम जारी किए
हैं, जिनके तहत अगर किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा गया तो बैंक को पूरी रकम वापस करनी होगी और ग्राहक को हुए नुकसान का मुआवजा भी देना होगा, और ये नियम 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। सीतारमन ने बताया कि पहले मिस सेलिंग का मामला RBI और IRBAI के बीच फंसा रहता था, जिससे ग्राहकों को सही सुरक्षा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब नियम ज्यादा स्पष्ट बनाए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों को जबरन इंश्योरेंस या अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए, खासकर होम लोन जैसे मामलों में। गोल्ड प्राइसेस पर बात करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गोल्ड की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बड़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर खरीदकर अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ी है और कीमतों पर दबाव आया है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में गोल्ड की घरेलू मांग हमेशा मजबूत रहती है, खासकर फेस्टिवल सीजन और शादी ब्याह के समय। इसलिए जब ग्लोबल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों बढ़ जाती हैं तो गोल्ड प्राइसेस तेजी से ऊपर चले जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने भरोसा दिलाया कि सरकार और RBI गोल्ड प्राइसेस पर लगातार नजर रख रहे हैं और फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन ग्लोबल टैरिफ टेंशन और अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट बना हुआ है, इसलिए इसमें तेजी बनी रह सकती है। भारतीय एयरटेल ने अपनी NBFC यूनिट एयरटेल मनी लिमिटेड में अगले कुछ सालों में 20,000 करोड़ रुपए डालने की योजना बताई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी अब डिजिटल लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को अग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहती है। इस NBFC में भारतीय एयरटेल की 70% हिस्सेदारी होगी, जबकि प्रमोटर ग्रुप भारतीय एंटरप्राइजेस के पास 30% स्टेक रहेगा, और ये कदम RBI से NBFC लाइसेंस मिलने के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है, यानी कंपनी तेजी से इस नए बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है। एयरटेल ने बताया कि उसकी लेंडिंग प्लेटफॉर्म अब तक 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन डिसबर्स कर चुकी है, जहां डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे कंपनी टेक्नोलॉजी और कस्टमर ट्रस्ट को कंबाइन करके बड़े पैमाने पर लेंडिंग बिजनेस बनाना चाहती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कोची सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी से 1817 करोड़ रुपए का टैक्स ऑर्डर मिला है, और कंपनी ने कहा है कि वो इस ऑर्डर का एनालिसिस करके CESTAT में अपील करेगी, जबकि शेयर करीब 1.8% की बढ़त के साथ बंद हुआ। पटेल इंजीनियरिंग को महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 133.25 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट में लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है, जिसमें कंपनी का शेयर करीब 67.96 करोड़ रुपए का है, जिससे आने वाले समय में ऑर्डर बुक मजबूत होने का संकेत मिलता है। HFCL ने IIT दिल्ली के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फंडेड रिसर्च कंसोर्शियम ज्वाइन किया है, जो नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन के लिए हॉलो कोर फाइबर टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, यानी ये फ्यूचर टेलीकॉम और डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी में बड़ी भूमिका निभा सकता है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल और मैरिली यूरोप SPA के जॉइंट वेंचर ने गुजरात के सानंद में एडवांस्ड ऑटोमोटिव लाइटिंग प्लांट इनॉग्रेट किया है, जिससे ऑटो कंपोनेंट इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दोनों बढ़ेगी और ग्लोबल EV और ऑटो मार्केट में कंपनी की पोजीशन मजबूत हो सकती है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को तेलंगाना गवर्नमेंट से 1800 करोड़ रुपए का बड़ा इलेक्ट्रिक बस ऑर्डर मिला है, जिसमें 1085 बसें सप्लाई किए जाएंगे, और इसी खबर पर स्टॉक करीब 4% तक ऊपर गया, जो EV सेक्टर के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है। LTIM ने एक यूरोपियन मेडटेक कंपनी के साथ करीब $100 मिलियन का 7 साल का लॉन्ग टर्म डील साइन किया है, जो डिजिटल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में कंपनी की ग्रोथ दिखाता है। हालांकि पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 18% गिरा है और जेफरीज ने रेटिंग डाउनग्रेड की है, जिससे शॉर्ट टर्म प्रेशर बना रह सकता है। TIL ने करीब 200 करोड़ रुपए फंड रेज करने के लिए राइट्स इशू को बोर्ड से मंजूरी दी है, जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन या डेट मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है, लेकिन इस खबर के बाद स्टॉक करीब 3% गिरा, यानी मार्केट ने डाइल्यूशन रिस्क को ध्यान में रखा। हिंदुस्तान जिंक ने त्रिपुरा ग्रुप के साथ राजस्थान के जिंक पार्क में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए MOU साइन किया है, जिससे जिंक बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मजबूत होगा और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। HAL ने तेजस जेट से जुड़े हालिया डेवलपमेंट्स पर क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि AMCA प्रोजेक्ट बिडिंग से बाहर होने की खबरों से स्टॉक 2 सेशंस में करीब 10% गिर गया था, और कंपनी ने क्लैरिटी देकर इन्वेस्टर कंसर्न्स कम करने की कोशिश की है। वारी एनर्जीज की सब्सिडियरी वारी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस ने उत्तर प्रदेश में 2.5 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रोलाइजर एज अ सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है, और 50 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई के लिए MOU भी हुआ है, जो ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेंशन की बड़ी दिशा दिखाता है। वारी एनर्जीज आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी बातचीत कर रही है, और हाल ही में कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 1,062 करोड़ रुपए पहुंचा है, जिससे ग्रोथ स्टोरी मजबूत दिखती है। नोवो नॉर्डिस्क के शेयरों में 13% की गिरावट आई है, क्योंकि उसकी वेट लॉस ट्रायल में इलाई लिली की राइवल ड्रग से कम परफॉर्मेंस रही, जिससे ग्लोबल फार्मा स्पेस में कंपटीशन का दबाव दिख रहा है।
लुपिन लिमिटेड को यूरोपियन रमिशन से बायोसिमिलर रैनिबिजिमैब के लिए अप्रूवल मिला है और इसके शेयर करीब 1.4% की तेजी के साथ बंद हुए, जिससे कंपनी के ग्लोबल फार्मा बिजनेस को बूस्ट मिल सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड के साथ कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाने के लिए MOU साइन किया है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम मजबूत होगा और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। NBCC इंडिया ने ओडिशा में धरंधर यूनिवर्सिटी से 76.27 करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। आज शेयर 0.73 की तेजी के साथ 95.60 रुपए पर चालिट होटल्स ने हैदराबाद के मधापुर में 330 रूम लग्जरी होटल और करीब 36,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस बनाने की योजना घोषित की है, जिसमें करीब 633 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये प्रोजेक्ट वित्त वर्ष 2029 तक पूरा होने का टारगेट है। बांग्लादेश की नई सरकार अदानी पावर के साथ हुए बिजली खरीद समझौते को दोबारा नेगोशिएट करने की योजना बना रही है, ताकि बिजली की कीमतें कम कराई जा सके। इससे अदानी पावर के लिए रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल रिस्क की चर्चा बढ़ सकती है। जी एंटरटेनमेंट से जुड़े प्रमोटर्स पर अकथित फंड डाइवर्जन को लेकर सेबी की जांच 3 साल से ज्यादा समय से चल रही है और हाल ही में दूसरा शो कॉज नोटिस आने से निवेशकों की चिंता फिर बढ़ गई है। इस तरह की लंबी रेगुलेटरी अनिश्चितता को मार्केट में प्रमोटर ओवरहैंग कहा जाता है, जिसकी वजह से शेयर पर लगातार दबाव रहता है और निवेशकों को साफ तस्वीर नहीं मिल पाती। जी में करीब 96% हिस्सेदारी पब्लिक और छोटे निवेशकों के पास है, इसलिए जांच का सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ रहा है, खासकर जब कंपनी का मार्केट कैप पहले के मुकाबले काफी गिर चुका है और सोनी मर्जर भी टूट चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चल सकती है, इसलिए जब तक सेबी का फाइनल फैसला नहीं आता, शेयर में अनिश्चितता और उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो आज शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मजबूती देखने को मिली, जहां निफ्टी और सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुए और बैंकिंग शेयरों ने बाजार को सपोर्ट दिया। FII ने करीब 3,550 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की, जबकि DII ने लगभग 1,417 करोड़ रुपए की बिकवाली की। कॉर्पोरेट लेवल पर कई बड़ी खबरें रहीं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड केस पर RBI का बयान कि इससे सिस्टम पर कोई खतरा नहीं है, वारी एनर्जीज का ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी सेक्टर में बड़े निवेश की योजना और जी पर सेबी जांच से जुड़ी अनिश्चितता। इन सभी खबरों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। कुल मिलाकर बाजार में पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन रेगुलेटरी मामलों, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क की वजह से आगे भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।